दोस्तों, क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी का सार संग्रह, जो क्लास 6 से लेकर 12 तक है। सभी क्वेश्चन दोस्तों इसमें वन लाइनर है और विशेष आकर्षक इसमें है, इसमें अध्यायवार रिवीजन नोट्स दिया हुआ है। संघ लोक सेवा आयोग एवं विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों, इसमें हम लोग जो है भारतीय राज्य व्यवस्था का ये जितना महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इंडियन पॉलिटी नाम से हमारे चैनल में प्लेलिस्ट है, वहां जाके आप लोग सभी वीडियो देख सकते हैं। अभी दोस्तों हम लोग वर्तमान में इतिहास पढ़ रहे हैं। इतिहास में प्राचीन भारत कंप्लीट हो चुका है, मध्यकालीन भारत भी सभी पॉइंट देख रहे हैं, सभी कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग दोस्तों शुरू करने वाले हैं आधुनिक भारत। दोस्तों, आधुनिक भारत जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। खासकर जो लोग बिहार से संबंधित बीपीएससी की तैयारी करते हैं उसके लिए तो बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हम लोग जो आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे आज से, और इसमें जो है पहला जो टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का आगमन से शुरू करेंगे। दोस्तों, बहुत से लोगों ने हमें टेलीग्राम पर मैसेज किया है कि जो थोड़ा जो वीडियो है बहुत छोटा होता है, तो थोड़ा इसका लंबा बनाने के लिए वीडियो तो आज से हम लोग जो है वीडियो थोड़ा ज़्यादा मतलब ड्यूरेशन रहेगा, टाइम थोड़ा ज़्यादा रहेगा, आधा घंटा पौन घंटा के लगभग में। तो जो इससे पहले वाला वीडियो है सब छोटा छोटा है, 10 मिनट 15 मिनट का है। तो आप लोग जो है पेशेंस बना के, धैर्य बना के रखिएगा, क्योंकि जानते हैं कि सब्र का फल बहुत ही मीठा होता है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें जो है यूरोपीय कंपनियों का आगमन के बारे में देखते हैं। सबसे पहले है कि व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय व्यक्ति कौन था दोस्तों? यूरोपीय कौन था? तो पुर्तगाली था। पुर्तगाल एक देश है दोस्तों, और व्यक्ति में बात करें तो वास्को डी गामा आया था। ठीक है, तो यूरोपीय प्रथम यूरोपियन कौन था? तो ये पुर्तगाली था। उसके बाद है यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था, और इसका भारत जो आगमन हुआ था 17 मई 1498 ईस्वी को ये भारत पहुंच गया था। कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? तो जैसे किसने किया था? ये जमोरिन ने किया था। ये कौन था? तो ये जमोरिन जो है स्थानीय शासक था। कालीकट जो बंदरगाह है वहाँ का स्थानीय शासक था कौन? जमोरिन। इसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। अगला है पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी यानी फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया था? जैसे कहाँ किया था? कोचीन में, कोची में किया था स्थापित। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? पुर्तगाली जो वायसराय है उपनिवेश का कौन बना था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा बना था। कब बना था? ये 1505 ईस्वी में जो है ये पुर्तगाल की ओर से प्रथम वायसराय बनकर भारत आया था। भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। यानी भारत में इतने लोग अभी दोस्तों तंबाकू खा के कैंसर के कारण बन रहे हैं, तो ये सब ये पुर्तगालियों का ही देन है। तो ये पुर्तगाली तंबाकू शुरू किया था और प्रिंटिंग प्रेस भी लाया था। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1556 ईस्वी में गोवा में किया गया था, गोवा में। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू किया था? ये फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने लागू किया था ब्लू वाटर पॉलिसी। अगला है विभिन्न देशों के खोजकर्ता। देख लेते हैं एक बार खोजकर्ता और ये देश है। वास्को डी गामा किस देश खोज किया था दोस्तों? भारत ही खोज किया था। कोलंबस अमेरिका खोज किया था। कैप्टन जेम्स कुक किस ऑस्ट्रेलिया खोज किया था। तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड खोज किया था। किसने? तस्मान ने। बर्थोलोम्यू डियाज ये किसका खोज किया था? केप ऑफ गुड होप जो है उसका खोज किया था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे यानी दक्षिण अफ्रीका किसे माना जाता है दोस्तों? तो ये अल्बुकर्क को माना जाता है। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? तो ये नीनो दी कुन्हा के शासनकाल में जो है गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बना दिया गया। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज आर्मेडा
काफिला पद्धति प्रारंभ किया था। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए कौन? डच आए। ये कहाँ के निवासी थे? ये हॉलैंड के निवासी थे। वर्तमान में हॉलैंड को नीदरलैंड कहता है। तो ये डच आए थे उसके बाद, पुर्तगालियों के बाद। भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन देख लेते हैं। कंपनी, देश, स्थापना और भारत में प्रथम फैक्ट्री कहाँ खोला वो देख लेते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट है। पहला है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, एस्तादो द इंडिया। ये कहाँ का है? ये तो पुर्तगाल का है। इसका स्थापना कब हुआ? 1498 ईस्वी में। और ये भारत में प्रथम फैक्ट्री कब खोला? कहाँ खोला? कोचीन में खोला, कोच्चि में। अगला है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये कहाँ का है दोस्तों? ब्रिटेन का है। कब स्थापना हुआ? 16 ईस्वी में। प्रथम फैक्ट्री कहाँ खोला? सूरत में। तीसरा है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स। ये कहाँ का है? हॉलैंड का है। कब हुआ स्थापना? 1602 में। प्रथम कोठी कहाँ खोला? मसूलीपट्टनम में। 4 में है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कहाँ का है? ये डेनमार्क का है। स्थापना कब हुआ? 1616 ईस्वी में। प्रथम इसका जो फैक्ट्री कहाँ खुला? त्रेंकोबार जो है त्रावणकोर, यहाँ खुला था। 5 में है कौन? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंडस ओरिएंटलेस। किस देश का? ये फ्रांस का है। स्थापना कब हुआ? 1664 में। और ये भारत में प्रथम फैक्ट्री कहाँ खुला था? सूरत में। तो यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन का क्रम है। सबसे पहले पुर्तगाल आया, डच आया, उसके बाद ब्रिटिश आया, डेनिश आया, फ्रांसीसी आया, उसके बाद स्वीडिश आया। यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में प्रवेश किया तथा भारत में सबसे अंत में 1961 ईस्वी में भी यहीं गए। यानी पुर्तगाली सबसे पहले आए 1498 में, पहले आए भी, और सबसे लास्ट में गए 1961 में पुर्तगाली। उसके बाद देख लेते हैं किसी यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई थी। किसके द्वारा? तो ये डचों के द्वारा। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने प्रारंभ किया? तो ये डचों ने प्रारंभ किया। वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया था? ये सो डच और अंग्रेज के बीच में बेदरा का युद्ध हुआ था। कब? 1759 ईस्वी में। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? ये था अकबर महान। अकबर था भारत का सम्राट। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? ये था कैप्टन हॉकिंस। कब आया था? तो वर्ष 1608 ईस्वी में आया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में तथा प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत में 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया था। सूरत में 13 में और मसूलीपट्टनम में 1611 में। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? ये सर जॉन चाइल्ड को जो है ये मुगल जो सम्राट था औरंगजेब, इसके द्वारा निष्कासित कर दिया गया था भारत में कि भाई तू भारत में नहीं रहेगा, निकल लो यहाँ से। अगला हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया गया था? किसके द्वारा? फर्रुखसियर के द्वारा। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान किया था। यानी पूरा बम्बई दे दिया किसको? औरंगजेब का जो है चार्ल्स द्वितीय इसको। क्यों? क्योंकि पुर्तगाली जो राजकुमारी थी कैथरीन का विवाह चार्ल्स द्वितीय से किया गया और दहेज में बम्बई दे दिया। 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। यानी 10 पाउंड के किराया पर जो है बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। कौन? चार्ल्स द्वितीय। अगला देख लेते हैं प्रमुख शहरों के संस्थापक। कौन शहर का कौन संस्थापक है? महत्वपूर्ण है। पहला शहर और उसके बाद संस्थापक है कलकत्ता। कलकत्ता के संस्थापक कौन है? जॉर्ज चार्नोक है। मद्रास के संस्थापक कौन है? फ्रांसिस डे है। नई दिल्ली के संस्थापक एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। बम्बई का संस्थापक गेराल्ड अंगियार है। गेराल्ड अंगियार है बम्बई शहर के संस्थापक। कोलकाता जॉर्ज चार्नोक, मद्रास फ्रांसिस डे, नई दिल्ली एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, बम्बई का
गेराल्ड आंगियार है। अगला यूरोपवासियों के लिए सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र था कौन? बिहार था। वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई थी? ये कोलबर्ट के द्वारा प्रयासों से जो है 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की गई थी। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई थी? तो ये लुई 14वां के शासनकाल में जो है फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की गई थी। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई? ये सूरत में की गई है। और कब की गई? 1668 ईस्वी में। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। किसने? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ पर बनवाया गया? फोर्ट लुई जो किला है फ्रांसीसी के द्वारा, ये पांडिचेरी में बनवाया गया। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? ये फ्रांको मार्टिन था। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? फ्रांको मार्टिन। पुर्तगालियों को शौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया? ये थॉमस बेस्ट ने पराजित किया था। पुर्तगालियों को शौली के स्थान पर, शौली एक जगह का नाम है, वहां पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? तो ये थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को पराजित किया था। कहाँ पर? शौली में। अगला है वांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1764 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ। इसमें जो है अंग्रेज ने किसे पराजित किया था? तो ये फ्रांसीसियों को पराजित किया था। और इसी से फ्रांसीसियों का भारत में क्या हो गया? अंत हो गया। और फ्रांसीसी सब भारत छोड़ के भाग गए। किस युद्ध में? वांडीवास के युद्ध के बाद। कर्नाटक का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था दोस्तों? तो कर्नाटक का युद्ध जो है ये अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में लड़ा गया था। अंग्रेज और फ्रांस के बीच में कर्नाटक का युद्ध हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था? तो एक्सला सैपल की संधि हुआ था। कब हुआ था? 1748 ईस्वी में हुआ था। तो एक्सला सैपल की जो संधि था, इसके तहत जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। कर्नाटक युद्ध के बारे में विशेष जानकारी देख लेते हैं पूर्ण महत्वपूर्ण में। पहला क्रम देखते हैं, प्रमुख कारण देखते हैं, संधि और उसका परिणाम क्या हुआ। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ? 1746 से लेकर 48 तक पहला कर्नाटक युद्ध चला। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था। इसको माना था 1746 से लेकर 48 तक जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ, ये ऑस्ट्रिया के राजकुमार जो था उत्तराधिकार, इसके युद्ध के कारण हुआ था। बताइए, राजकुमार कहीं और युद्ध हो रहा है भारत में। और इसकी संधि के साथ समाप्त हुआ था। कि ये एक्सला सैपल जो संधि है, इसके तहत कब हुआ? 1748 में एक्सला सैपल की संधि हुआ और इसके बाद जो है युद्ध समाप्त हो गया। परिणाम क्या हुआ? अनिर्णित हुआ, मतलब कोई निर्णय नहीं हुआ इसका परिणाम में। उसके बाद फिर पुनः दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ। कब हुआ? 1751 से लेकर 55 ईस्वी तक। इसका कारण क्या था? प्रमुख कारण, इसमें कर्नाटक के उत्तराधिकारी का युद्ध था। कर्नाटक में कौन सा उत्तराधिकारी होगा, इसके वजह से फिर से दूसरा कर्नाटक युद्ध हो गया। और ये किस संधि के समाप्त हुआ? ये पांडिचेरी की संधि हुआ। कब हुआ? 1755 ईस्वी में पांडिचेरी का 55 में युद्ध समाप्त हुआ। यहाँ 48 में युद्ध समाप्त हुआ, 48 में संधि हुआ। 55 में युद्ध समाप्त हुआ और 55 में ही संधि होता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो पांडिचेरी की संधि 1755 में हुआ और ये युद्ध समाप्त हुआ। इसका परिणाम क्या निकला? कि ब्रिटेन मजबूत स्थिति में आ गया। यानी ब्रिटेन दूसरा कर्नाटक युद्ध के साथ में थोड़ा मजबूत हो गया, अपने आप को थोड़ा मजबूत फील करने लग गया। उसके बाद फिर तीसरा युद्ध हुआ कर्नाटक का। कब हुआ? 1758 से लेकर 63 तक चला। और इसको जो है सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेश कारण बताया गया। सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण बताया गया। किसके बीच हुआ था ये सप्तवर्षीय युद्ध? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। और ये किस संधि के तहत समाप्त हुआ? ये पेरिस के संधि के तहत। कब हुआ? तो 1763 ईस्वी में। 63 में युद्ध समाप्त हुआ और 63 में ही जो है पेरिस के संधि के तहत युद्ध समाप्त हुआ। और इसमें परिणाम क्या हुआ? इसमें फ्रांस की पराजय हो गई, यानी फ्रांसीसी को अंततः हरा ही दिया। अब अगला है अंग्रेज कंपनी का नाम। गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया था। अंग्रेज कंपनी का नाम ये था, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ये अंग्रेजी कंपनी का नाम था। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। अब हम लोग कर्नाटक से निपट गए, अब बंगाल में आते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में देखते हैं। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो ये मुर्शिद कुली खां था। मुर्शिद कुली खां जो है स्वतंत्र रूप से नियुक्त किया गया था। किसके द्वारा? मुगल सम्राट के द्वारा। और ये अंतिम था। 1717 से लेकर 1727 ईस्वी तक रहा। ये कौन? मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से
कहाँ पर स्थानांतरित किया? तो ये दोस्तों मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया। पहले राजधानी कहाँ था बंगाल का? पहले था ढाका, इसको जो है मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर लिया। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपीय की तुलना मधुमक्खियों से की थी? तो बंगाल के जो गवर्नर थे अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां बहुत दूरदर्शी व्यक्ति थे, इनको पता था कि ये मधुमक्खी की तरह है कि ये एक जगह जहाँ बैठेंगे सभी मिलकर उसको निचोड़ लेंगे, तो इनको अच्छा से पता था, इसलिए जो है अलीवर्दी खां ने इसको मधुमक्खी से तुलना किया है। अगला है 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल किस नवाब के शासनकाल में हुआ था? ये सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुआ था। 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना, इतिहास में एक बहुत ही भयानक घटना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने की काफी संभावनाएं होती है। तो 20 जून 1756 को जो प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना हुआ था, ये बंगाल किस शासनकाल में, किसके शासनकाल में? बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य जो है संपन्न हुआ था? तो ये क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में जो है संपन्न हुआ था अलीनगर की संधि। कब? 1757 में। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी युद्ध हुआ था। इसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया, यानी हरा दिया, और पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। प्लासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया था? ये मीर जाफर था। देख रहे दोस्तों, अपने ही अपने को धोखा देता है, जिसकी वजह से हार हो जाती है। तो मीर जाफर जो है ये सेनापति था, बंगाल के नवाब था, और इसके धोखा के कारण जो है नवाब की हार हो गई और भारत में जो है ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी गई। प्लासी युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? ये था आलमगीर द्वितीय। प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? तो ये जो है मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया, जिसको जो अंग्रेजों का कठपुतली कहा गया। अंग्रेज जो इसको बोलता वही करता है। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती? तो ये प्लासी युद्ध जो हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को। इसमें जो बंगाल के नवाब को हराने के बाद, सिराजुद्दौला थे, उनको हराने के बाद जो है अंग्रेजों ने ब्रिटिश प्रभुत्व का नींव रखा, शुरुआत हो गया भारत में। अब देख लेते हैं प्रमुख घटनाएं और उसकी तिथियां देख लेते हैं, यानी कौन सा घटना कब हुआ था। ब्लैक होल की घटना कब हुआ दोस्तों? तो ये हुआ था 20 जून 1756 ईस्वी में। 20 जून 1756 ईस्वी को हुआ था ब्लैक होल की ये घटना है। ये घटना के बारे में आपको एक संक्षिप्त में बताता हूँ कि ये सिराजुद्दौला जो थे, ये बहुत सारे गोरे को, यानी अंग्रेजों को एक छोटी सी काल कोठरी में बंद कर दिया था। कब? 20 जून 1756 को। अकल होकर जो है सारे खत्म हो गए, 2-4 ही बचे थे या 1-2 बचे थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आगे हम लोग एक बार फिर से देखेंगे डिटेल में ब्लैक होल के बारे में। तो ये 20 जून 1756 को हुआ था। इसी कारण जो है ये लड़ाई छुड़ गया था ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच में, प्लासी का युद्ध। उसके बाद है अलीनगर की संधि कब हुआ? 9 फरवरी 1757 ईस्वी को जो है फिर ये अलीनगर की संधि हुआ। प्लासी का युद्ध कब हुआ? ये 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को। बनारस की संधि कब हुआ? वर्ष 1773 ईस्वी को बनारस की संधि हुआ था। वर्ष 1773 को बनारस की संधि हुआ। अगला है वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बना दिया? तो मीर कासिम को बना दिया। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा सिराजुद्दौला तो बंगाल का नवाब थे, शुजाउद्दौला, अवध के नवाब था शुजाउद्दौला, तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित किया। किसने? अंग्रेज ने। कौन युद्ध में? बक्सर के युद्ध में। कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था बक्सर के युद्ध। इसमें जो है बंगाल का जो नवाब था मीर कासिम, अवध का नवाब सिराजुद्दौला और दिल्ली के मुगल जो सम्राट था शाह आलम द्वितीय, इन तीनों के संयुक्त सेना को अंग्रेजों ने हरा दिया। और बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था। बक्सर युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नज्मुद्दौला तथा क्लाइव के मध्य तथा
इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के मध्य संपन्न हुआ। इस संधि के माध्यम से अंग्रेज को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। इलाहाबाद की संधि से, इलाहाबाद की संधि से जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किसको प्राप्त हो गई? अंग्रेजों को प्राप्त हो गई। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा गया है? ये रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी। अब देखते हैं उत्तर मुगलकालीन राज्यों के संस्थापक, राज्य, स्थापना काल और संस्थापक। पहला देखते हैं बंगाल, इसके संस्थापक कौन है? संस्थापक कौन है? तो मुर्शिद कुली खां। कब हुआ स्थापना काल? ये 1717 से लेकर 1727 तक। हैदराबाद के संस्थापक निजामुल मुल्क, या इसको चिनक्लीज खां भी कहा जाता है। निजामुल मुल्क को हैदराबाद का स्थापना इसी ने किया। कब किया? 1724 में किया। भरतपुर का स्थापना 18वीं शताब्दी में किसने किया? चूड़ामन और बदन सिंह ने किया था। कर्नाटक का स्थापना 18वीं शताब्दी में सादतुल्ला खान ने किया था। सादतुल्ला खान ने किया था कर्नाटक का स्थापना 18वीं शताब्दी में। अवध की स्थापना शादत खां, जिसे बुरहान उल मुल्क कहा जाता है, इसने किया था अवध की स्थापना 1722 से 24 ईस्वी में। जयपुर की स्थापना 18वीं शताब्दी में जो है सवाई राजा जयसिंह के द्वारा जयपुर की स्थापना किया गया था। रुहेल पठान की स्थापना 18वीं शताब्दी में मोहम्मद खां बंगस के द्वारा किया गया था, रुहेल पठान का। और मैसूर की स्थापना 18वीं शताब्दी में हैदर अली के द्वारा किया गया। हैदर अली जो मैसूर यानी मैसूर का शासक था, और इसी का पुत्र कौन हुआ? टीपू सुल्तान, जिसका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहा इसके शासनकाल में। तो इसी का पुत्र था टीपू सुल्तान, हैदर अली का। इसने मैसूर का स्थापना किया कब? 18वीं शताब्दी में। वर्ष 1842 से 44 तक गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल माना जाता है। लॉर्ड एलनबरो का शासनकाल जो है कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल माना जाता है। कब? 1842 से 44 तक रहा कौन? लॉर्ड एलनबरो। अब हम लोग देख लेते हैं क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर के बारे में। क्षेत्रीय राज्य है पंजाब और मैसूर, इसके बारे में देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। तो पहला है कि सिख साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? तो सिख साम्राज्य का संस्थापक जो है महाराजा रणजीत सिंह को माना जाता है 1799 ईस्वी में। पहला है महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? दोस्तों मिसल की जो कुल संख्या कितना था? तो 12 मिसल था, और इस 12 मिसल में से एक मिसल कौन था? सुकरचकिया मिसल। तो सुकरचकिया मिसल से आते थे कौन? महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी जो थी कहाँ थी? लाहौर थी। महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? ये शाह शुजा से प्राप्त किया था। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किसके मध्य संपन्न हुआ था? ये महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेज के मध्य में जो है अमृतसर की संधि हुआ था। कब? 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि हुआ। किसके बीच? महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज के बीच हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। इसलिए भगवान ने उसकी दूसरी आंख की रोशनी ले ली, मतलब वो एक ही आंख से देखते थे। अगला है वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था। 1845 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध प्रारंभ हुआ, और इसके दौरान जो है गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? तो ये लाहौर की संधि हुआ था। कब हुआ था? 1806 ईस्वी में। और इस 1806 में जो लाहौर की संधि हुआ, इसके तहत जो है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध समाप्त हुआ। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? ये कौन था? खड़ग सिंह। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी बना कौन बना? खड़ग सिंह बना। आज देख लेते हैं महत्वपूर्ण संधि कौन कौन हुआ था। सबसे पहला देख लेते हैं पुरंदर की संधि। कब हुआ दोस्तों? तो पुरंदर की संधि जो है 1665 ईस्वी में हुआ था। दूसरा है बडगांव की संधि। बडगांव की संधि दोस्तों कब हुआ? 1779 ईस्वी में हुआ था। शालबाई की संधि कब हुआ? तो सलबाई की संधि 1782 ईस्वी में हुआ। देवगांव की संधि कब हुआ? तो 1803 में हुआ। सूजी अर्जुन गांव की संधि कब हुआ? 1803 में हुआ। पूना की संधि कब हुआ? 1817 ईस्वी में हुआ पूना की संधि।
लाहौर की संधि कब हुआ? 1806 में। और अमृतसर की संधि कब हुआ? 1809 ईस्वी में। ये महत्वपूर्ण संधि है। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ। पुरंदर की संधि 1665, बड़गांव की संधि 1779, शालाबाई की संधि 1782, देवगांव की संधि 1803, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803, पूना की संधि 1817, लाहौर की संधि 1806 और अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में। उसके बाद द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? दूसरा आंग्ल सिख युद्ध जो है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। 13 जनवरी 1849 को हुए चिलियावाला युद्ध, इसमें कब हुआ? 13 जनवरी 1849 को चिलियावाला युद्ध हुआ। इसमें अंग्रेज का सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड गफ के द्वारा। चिलियावाला युद्ध में लॉर्ड गफ ने अंग्रेज सेना का नेतृत्व किया था 1849 में। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो ये था कौन? दलीप सिंह। दलीप सिंह जो है सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था। वर्ष 1849 में हुए ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो ये हैदर अली के द्वारा स्थापित की गई थी। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हैदर अली के द्वारा की गई थी। अब आंग्ल मैसूर युद्ध का संघर्ष देख लेते हैं। पहला है युद्ध वर्ष, मैसूर का शासक, बंगाल का गवर्नर, संधि और इसका विशेष क्या हुआ प्रभाव। पहला है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? ये 1767 से लेकर 69 ईस्वी तक हुआ। और इसका शासक कौन था मैसूर का? तो उस समय जो है हैदर अली शासक था। बंगाल का गवर्नर कौन था? लॉर्ड वेरेल्स था। लॉर्ड वेरेल्स जो है उस समय बंगाल का गवर्नर था। और ये किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ। मद्रास की संधि कब हुआ? 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि हुआ और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। इसमें विशेष क्या हुआ? इसमें हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेज से पराजित नहीं हुआ। यानी हैदर अली प्रथम शासक था जो अंग्रेज से पराजित नहीं हुए। अंग्रेजों को तो भयानक मिर्ची लगा और फिर से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। कब हुआ? 1780 से 84 ईस्वी में। उस समय भी शासक कौन थे? मैसूर हैदर अली ही थे। और उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? गवर्नर चेंज हो गया। कौन आ गया? अब वारन हेस्टिंग्स आ गया। और ये किस संधि के साथ समाप्त हुआ? तो ये मंगलौर की संधि के तहत समाप्त हो गया। और कब हुआ था मंगलौर की संधि? 1784 ईस्वी में हुआ मंगलौर की संधि। विशेष क्या है इसमें? इसमें जो हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान के नेतृत्व में युद्ध हुआ था। हैदर अली की मृत्यु हो गई इस टाइम पे और जो है टीपू सुल्तान के नेतृत्व में युद्ध हुआ। फिर तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। कब हुआ? 1790 से 92 में। टीपू सुल्तान उस समय शासक था मैसूर का। लॉर्ड कार्नवालिस आ गया था इस टाइम पे बंगाल गवर्नर। और किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि। पहला मद्रास की संधि, मंगलौर की संधि और तीसरा जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ। इसमें क्या हुआ कि टीपू सुल्तान की स्थिति कमजोर हो गई। टीपू सुल्तान इसमें जो है थोड़ा कमजोर पड़ गए। और उसके बाद फाइनली जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ। इस समय शासक टीपू सुल्तान ही थे और इस समय बंगाल गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली आ गया। और ये जो है मैसूर सहायक संधि, मैसूर की संधि हुआ। और इसमें जो है क्या हुआ? टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गया और मैसूर में पुनः वाडियार वंश की स्थापना अंग्रेजों ने वाडियार वंश के स्थान से शासक के सहायता से सहायक संधि की। टीपू सुल्तान की मृत्यु, मैसूर में पुनः वाडियार वंश की स्थापना, अंग्रेजों ने वाडियार वंश के शासक से सहायक संधि की। यानी फिर से वाडियार वंश का स्थापना हो गया कहाँ? मैसूर में। और अंग्रेजों ने वाडियार वंश के जो शासक था उससे सहायक संधि कर लिया। अगला देखते हैं। सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने नेपोलियन से की थी। यानी सिख साम्राज्य के जो महाराजा रणजीत सिंह है इसकी तुलना नेपोलियन से किया था। किसने किया? ये फ्रांसीसी यात्री है विक्टर जाकमा, इसने किया था। अब हम लोग देखते हैं ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियां। यानी ब्रिटिश का जो है राजनीतिक नीतियां क्या थी और प्रशासनिक नीतियां क्या थी। तो पहला है अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ?
तो इलाहाबाद की संधि हुआ। कब हुआ? 1765 में। कब, क्यों हुआ? तो 1764 ईस्वी में जो बक्सर का युद्ध हुआ, इसमें जो है हार के बाद दिल्ली से मुगल शासक जो था बहादुर शाह द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, और बंगाल के नवाब और अवध के नवाब, तीनों को साथ में पराजित करने के बाद इलाहाबाद की संधि हुआ। कब? 1765 ईस्वी में। और इसी के तहत जो है अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण प्रारंभ हो गया। बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया? तो ये लॉर्ड क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन लाया गया। वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया? तो वारन हेस्टिंग्स आया। कब? 1772 में, और इसने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो ये वारन हेस्टिंग्स को माना जाता है भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता। वारन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वर्ष 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था किसके शासनकाल में? तो वारन हेस्टिंग्स के शासनकाल में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, और इसके तहत जो 1774 में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और इस सुप्रीम कोर्ट के प्रथम जो है न्यायाधीश कौन बने? सर एलिजा इम्पे बने। सर एलिजा इम्पे। भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसको माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय ICS अधिकारी बनने का गौरव किससे प्राप्त हुआ? ये सत्येंद्र नाथ टैगोर को प्राप्त हुआ। अब ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधित आयोग देख लेते हैं। आयोग है एचिंसन आयोग। कब आया? 1886 में। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन। इसलिंगटन आयोग 1912 में, और ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का शासनकाल था। ली आयोग 1923 में, और ये लॉर्ड रीडिंग था इस समय भारतीय गवर्नर जनरल। ली आयोग 1923, लॉर्ड रीडिंग। इसलिंगटन आयोग 1912, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। एचिंसन आयोग 1886, लॉर्ड डफरिन। अगला, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था? तो ये ली आयोग के सुझाव पर किया गया था। भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की थी। भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो ये लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई थी। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? ये था हैदराबाद। कब किया था? 1798 ईस्वी में। दोस्तों, सहायक संधि करने का जो क्रम बता देते हैं आप लोग को ट्रिक। HMT आप लोगों ने घड़ी देखा होगा, पहले चलता था, अब तो शायद कम हो गया, अब तो घड़ी की जरूरत नहीं पड़ता है। तो HMT एक घड़ी आया करता था उस, सॉरी HMT। तो HMT से आप लोग याद रखिएगा सहायक संधि करने वाला राज्य का क्रम। तो सबसे पहले हैदराबाद किया था, H से हैदराबाद, उसके बाद मैसूर किया था M से, और उसके बाद तंजौर किया था। तो हैदराबाद, मैसूर और तंजौर ये क्रम है। सबसे पहले कौन स्वीकार किया था सहायक संधि? हैदराबाद, 1798 में। व्यक्तिगत का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने प्रारंभ किया था? किसके शासनकाल में लागू हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो है यह राज्य हड़प नीति लागू किया गया था। अगला देख लेते हैं। राज्य हड़प नीति में कहा गया कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेज के सहयोग से हुआ है उसे राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। यानी जिस राज्य में अंग्रेज का सहयोग है वहां शासन चलाने में, उस राज्य के अगर महाराज को अगर उत्तराधिकारी नहीं होता है तो वो किसी को गोद नहीं ले सकता है, और वो जो है राज्य उसको कौन हड़प लेगा? अंग्रेज अपना शासन चलाएगा। उसके बाद किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया था? तो ये आउटरम रिपोर्ट, एक आउटरम रिपोर्ट जारी किया गया। इसके तहत डलहौजी ने क्या किया? अवध को अधिग्रहण कर लिया, यानी कि अपने साम्राज्य में मिला लिया। व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत अधिग्रहित किए गए राज्य देख लेते हैं। सबसे पहले सतारा 1848 में, उसके बाद जैतपुर 1849 में, संबलपुर 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में,
अवध 1856 ईस्वी में। इसी तरह जो है बारी बारी से सभी राज्यों को अधिग्रहित करने लग मतलब शुरू कर दिया करना। उसके बाद है चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित है? ये जॉन लॉरेंस से संबंधित है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। अब जो है ब्रिटेन या इंग्लैंड का जो क्राउन है शासन उसके हाथों में चला गया। वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पैनल कोड जो है आईपीसी किसके कार्यकाल में निर्मित की गई थी? तो ये लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही आईपीसी निर्मित की गई थी, जो अभी वर्तमान में हमारी सरकार ने इसको क्या किया, आईपीसी को हटा दिया। राज्य उपाधि अधिनियम कब 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई? यानी राज उपाधि अधिनियम कब बना? 1876 ईस्वी में बना था और इसके तहत जो है महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई। उसके बाद लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया? तो ये एस्ट्रेची आयोग का गठन किया गया। 1880 ईस्वी में भारत का प्रथम अकाल आयोग था ये एस्ट्रेची आयोग। उसके बाद है भारत में अस्थाई स्वशासन का जनक किसको माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है भारत में अस्थाई स्वशासन का जनक। किसको? लॉर्ड रिपन को। ब्रिटिश काल में विभिन्न देशों पर अधिकार, अब ब्रिटिश काल में जो है किस किस देशों पर अधिकार किया गया देख लेते हैं। पहला देश, उसके बाद वर्ष है, गवर्नर जनरल कौन था या वायसराय कौन था उस समय। सबसे पहले नेपाल पर कब हुआ? 1816 ईस्वी में नेपाल पर अधिकार कर लिया। कब? किसके शासनकाल में? लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में। सिंध पर कब हुआ अधिकार? 1843 में लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में। भूटान पर अधिकार कब किया? 1865 में लॉर्ड लॉरेंस के शासनकाल में। बर्मा जो म्यांमार है भी 1885 में हुआ था, इसको अधिकार कर लिया। और किसका शासनकाल था? लॉर्ड डफरिन का शासनकाल था। 1849 में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ। कब? 1849 ईस्वी में जो है ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ। उस समय डलहौजी जो है 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक का है, ये डलहौजी का कार्यकाल है। भारत में भारत का गवर्नर जनरल था, यानी लॉर्ड डलहौजी जो है 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल था। और इसी के कार्यकाल में जो है 1849 में पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया गया। बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगला पॉइंट हम लोग ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में देखेंगे। आप लोग वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। क्या वीडियो इतना ठीक है या इससे छोटा होना चाहिए या इससे और लंबा होना चाहिए? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। साथ में दोस्तों आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ टेलीग्राम का, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग डेली क्लास करंट अफेयर का नहीं करते हैं, जो फुल पत्ती वाली क्लास है उसका शॉर्ट फॉर्म, यानी आप लोग मिनिमम बहुत कम टाइम में डेली करंट अफेयर अप टू डेट हो सकते हैं। यानी 10 से 15 मिनट में आप जो है 1.5 से 2 घंटे क्लास को कंप्लीट करेंगे। साथ में डिजिटल टाइपिंग किया हुआ नोट्स आपको मिलेगा। तो बेहद ही महत्वपूर्ण है, आप लोग जरूर जाकर हमारे चैनल में देखिए और टेलीग्राम में देखिए। डेली का पीडीएफ मंथली का है, वीकली का है और साथ में डेली का भी है, तो आप लोग जरूर ज्वाइन करिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।